So our today's topic is we're starting the topic number 3, the measurement or measures of central tendency. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. आपने नहीं भी किया कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट चैप्टर जो हमने किया था दैट वाज कंप्लीटली अ थ्योरेटिकल चैप्टर, और ये यहाँ से हमारा एक तरह से प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, ह्यूमन के. चलिए, तो आप लोगों ने यदि पहले का चैप्टर नहीं किया है, आप कर लीजिएगा. यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजीज वी विल यूज दैट वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस टॉपिक. तो वो टर्मोलॉजीज हमारे यहाँ पे काम आता है. अदरवाइज इस चैप्टर में लास्ट चैप्टर का इतना कुछ रेलिवेंसी मिलेगा नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी. और कहीं आती है तो आप मुझे बताते चलिएगा, मैं आपको रिजॉल्व करता हुआ चलूंगा यदि आपने प्रीवियस चैप्टर नहीं किया है तो. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. यहाँ पे जब हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं, बचपन में पढ़ा होगा, मीन मोड मीडियन की. तो इट इज सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी यानी अवेलेबल जितने भी डेटा और अवेलेबल जितनी भी रेंजेस हमारे पास होती हैं, जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, उन वेरिएबल्स का हमें सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करना है, जिसे हम ओनली नॉर्मल लैंग्वेज हम एवरेज बोलते हैं. तो बेसिकली मीन इज ऑल्सो एवरेज, मोड इज ऑल्सो एवरेज, मीडियन इज ऑल्सो एवरेज. बट ये जो मीन मोड मीडियन है, तीनों एवरेज है, लेकिन इन तीनों एवरेज का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है. ये अलग अलग लॉजिक से एवरेज डिसाइन किए गए हैं. तो सेंट्रल टेंडेंसी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. सेंट्रल टेंडेंसी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी दो तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है. ये कौन है, ये वेटिंग में ही क्यों है गाइस? वन इज मैथमेटिकल, वन इज मैथमेटिकल और अदर इज पोजिशनल. टू टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी: मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी, पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी. दो तरह का सेंट्रल टेंडेंसी हम कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल. मैथमेटिकल के अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं. अगेन मैथमेटिकल में थ्री टाइप ऑफ मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी. एक कहलाता है आपका अर्थमेटिक मीन, सेकेंड इज जियोमेट्रिक मीन, and third is harmonic mean. Similarly, positional central tendency में भी हमारे पास दो कैलकुलेशंस हैं सेपरेटली. टू टाइप ऑफ पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी: मीडियन एंड मोड. इट इज योर दिस चार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. हम इस चैप्टर में सेंट्रल टेंडेंसी को दो पार्ट में डिवाइड लेके चलते हैं. पहला है मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी. मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब जहां पे ऑब्जर्वेशन नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन. पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है जहां पे हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप या पर्सन या डेटा की पोजीशन के बेसिस पे कि वो सेंटर में पोजीशनड है, तो वो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी होगा. तो वो पोजीशनल बेसिस पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो मीडियन एंड मोड की फॉर्म में होता है. और जब हम डेटा के बेसिस पे, नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ डेटा कलेक्टेड के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो वो मैथमेटिकल होता है. हमने बात किया था कि कल लास्ट क्लास में जैसे हमने बात किया था कि हम फ्रीक्वेंसी या फिर हम डेटा को चार्ट या ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का करते हैं तो हमने हिस्टोग्राम एंड ओजाइव और ये सब कुछ डिस्कस किया था. हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ में जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो वहां सेंटर में जो डेटा प्रेजेंट कर रहा है, पोजिशनड है, वो हमारा मीडियन या मोड हो सकता है. लेकिन हम ग्राफ से मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमें डेटा की वैल्यूज चाहिए.
और ग्राफ पे हमारे पास प्रेजेंटेशन होता है, वहां से हम सेंट्रल पॉइंट ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बोलता हूं कि ये इस तरह से ग्राफ है हमारे पास, इसका सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा? ये इसका सेंट्रल टेंडेंसी होगा, जहां पे इस दो तरफ डेटा साइड पे है, और हम पूरे ग्राफ को, पूरे डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक लोअर साइड एक हायर साइड, और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे लिए सेंट्रल टेंडेंसी हो गया। लेकिन ये जो सेंट्रल टेंडेंसी हमने कैलकुलेट किया है, ये मीन मीडियन मोड कैसे होगा, क्या होगा, वो हमें यहाँ सब कैलकुलेट करके पढ़ना पड़ेगा, वही हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन विद अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन पे आने से पहले मुझे एक क्वेश्चन आप लोगों से करना है। सीरीज ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन कितने तरह के होते हैं? हम सीरीज ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो आप देखिए, ध्यान रखिएगा। डेटा प्रेजेंटेशन तीन तरह का होता है आपके पास। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड इज नोन एज डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड इज कंटिन्यूअस सीरीज। ये तीन तरह की सीरीज आपको पता होगी। डेटा सीरीज, ये सीरीज आपको पता होगा, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज, ये हमें पहचानना जरूरी है। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब ओनली एक्स विल देयर, वहां पे आपके पास और कुछ नहीं होता, ओनली एक्स विल देयर, यानी पास एक सीरीज ऑफ डेटा होती है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। जहां फ्रीक्वेंसी होती है वहां पे एक्स एंड एफ मिलेगा, यानी वेरिएबल एंड उस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल सीरीज में यू विल गेट वेरिएबल ओनली, डिस्क्रीट सीरीज में यू विल गेट वेरिएबल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएबल, एंड इन कंटिन्यूअस सीरीज यू आर वेरिएबल इन फॉर्म ऑफ ग्रुप, और फिर उसका मिलेगा आपको फ्रीक्वेंसी। तो ये सीरीज पहचानना बहुत जरूरी है, बहुत इजी है, सिंपल सा है। जहां पे सिर्फ वेरिएबल दिए हैं वो इंडिविजुअल सीरीज है, जहां पे सीरीज में वेरिएबल्स के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, डेफिनेटली बन जाते हैं यहाँ पे। और वैसे भी हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं। डायरेक्ट मेथड, आपका अज्यूम मीन मेथड, मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, उसके बाद हम फॉर्मुलेज लिखेंगे। यहाँ पे करते हैं एक इंडिविजुअल सीरीज की। एक्स गिवन है मुझे, एंड मेरे एक्स में मेरे पास वैल्यूज हैं से 15, 5, 18, 2, 14, 6। ठीक है, आई हैव 6 वैल्यूज। कितनी वैल्यूज हैं? 6। मुझे इन 6 वैल्यूज का एवरेज कैलकुलेट करना है। सिंपल एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज या अर्थमेटिक मीन। मुझे सिंपली इसका मीन कैलकुलेट करना है, और इसका मीन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे सर? हम इन सब का टोटल कर देते हैं। द टोटल ऑफ एक्स इज 60, इसे हम बोलते हैं समीशन एक्स, इसे हम बोलते हैं समीशन एक्स। टोटल ऑफ एक्स यानी समीशन एक्स। आइटम इन सीरीज, कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं? 6, इसे हम बोलते हैं एन।
और जब मैं इस इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालता हूं जिसे प्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स बार से, तो उसका फॉर्मूला होता है समीशन एक्स अपॉन एन, यानी 60/6, आंसर इज 10। The easiest, simplest method and simplest thing to calculate arithmetic mean in individual series, direct method of individual series. Individual series में you will get only variables, सिर्फ आपके पास वेरिएबल्स अवेलेबल होंगे और उन वेरिएबल्स को आपको लेना है जहां फ्रीक्वेंसी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। इंडिविजुअल सीरीज सिर्फ वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हमें वेरिएबल्स को लेना है और फॉर्मूला हमारा है समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स का मतलब टोटल ऑफ द वेरिएबल, एन का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स। समीशन एक्स अपॉन एन ये कहलाता है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यहां था हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज, और इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड में एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन का हमने फॉर्मूला लिख लिया, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। इज देयर एनी डाउट? द सिंपलेस्ट मेथड, सिंपलेस्ट कैलकुलेशन। कोई डाउट है किसी को? आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डाउट होने वाला है इस चीज के अंदर। अनमता गेस्ट में क्यों है बेटा? ये एडमिट तो कर दिया मैंने इसको कितनी बारी। नाउ हम इसी इंडिविजुअल सीरीज में बात करते हैं और बात करते हैं एक ऐसी इंडिविजुअल सीरीज की जिसका अभी देखिए क्या होता है। ये जो एक्स या वेरिएबल आपको दिया है इसकी यदि मुझे मैनुअल कैलकुलेशन करना रहेगा तो मैनुअल कैलकुलेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेटर लेके इनकी टोटल करना और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करके रिजल्ट कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। लेकिन जब ये मैनुअल कैलकुलेशन में कुछ ऐसे हैं कि हमारे पास नियर अबाउट 25-30 डेटाज अवेलेबल है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटाज अवेलेबल है, कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उस कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स के केस में, उन कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स के केस में जब हम अर्थमेटिक मीन निकालने चलें तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। और उस टिपिकल कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, टिपिकल कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए एक तरीका यूज किया जाता है, एक फॉर्मूला, एक मेथड यूज किया जाता है जिसे कहते हैं मेथड नंबर 2। बताने को जरूरी है, बता दूंगा, लेकिन हमें इसको यूज नहीं करना है क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर है। कितने भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो, कैलकुलेटर यूज करेंगे सबका आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसी फॉर्मूले से हम सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा। दूसरा मेथड अभी डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड में पहले मैं सीरीज चेंज कर रहा हूं ना, आई एम यूजिंग अ डिफरेंट सीरीज। सपोज आपके पास इस तरह से इंफॉर्मेशन है, एक्स इज देयर, फ्रीक्वेंसी इज देयर, एक्स से द मार्क्स ऑफ द या हाइट ऑफ द पर्सन या वट एवर जो भी है, एक्स है हमारे पास 0, 10, 20, 30, या मार्क्स मैं ले लेता हूं, मैंने 10 में से एग्जाम लिया तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 में मेरे 5 नंबर का एग्जाम था, 5 मार्क्स का एग्जाम था। 0, 1, 2, 3, 4, 5 मार्क्स आए। कितने स्टूडेंट्स के? 0 मार्क्स हैं 10 स्टूडेंट के, 1 मार्क है 20, 30, 50, 20 एंड 20। ये इस तरह से हमारे पास एक सीरीज है। पहले ये सीरीज कौन सी है? हमने ऊपर बात की थी, जहां सिर्फ वेरिएबल होता है वो सीरीज कौन सी होती है? इंडिविजुअल। जहां वेरिएबल और वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी साथ में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। तो नाउ इट इज डिस्क्रीट सीरीज। अब इस डिस्क्रीट सीरीज में हम एक्स बार कैसे निकालेंगे? तो डिस्क्रीट सीरीज के एक्स बार का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स बार यानी मीन, यानी अर्थमेटिक मीन। डिस्क्रीट सीरीज अर्थमेटिक मीन, discrete series arithmetic mean formula is summation fx divided by summation f. Summation fx divided by summation f. F stand for frequency,
x यानी वेरिएबल समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। चलें ऊपर पहले कैलकुलेशन लेते हैं। हमें चाहिए यहाँ पे f इंटू एक्स यानी एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब है f मल्टीप्लाई बाय x, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। और अब इसका टोटल कर दीजिए। f को x से मल्टीप्लाई किया, हमें मिल गया एफ एक्स। अब इस एफ एक्स का टोटल लगा लीजिए, कितना होगा टोटल, फटाफट यूज योर कैलकुलेटर। 162, 63, 60, 410 समीशन एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल 30, 60, 110, 150। फ्रीक्वेंसी का टोटल इज 150। समीशन एफ एक्स अपॉन एन, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, समीशन एफ एक्स अपॉन एन 410 डिवाइडेड बाय 150, रिजल्ट विल बी sorry once again 2.73। yes correct। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज अर्थमेटिक मीन। कोई डाउट दोनों केस में? बिल्कुल सिंपल सा चीज है। हाँ, तो जब ये वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, अभी हमने डायरेक्ट मेथड की बात की। डायरेक्ट मेथड क्या करता है, डायरेक्ट मेथड में हम वहां यूज करते हैं जहां ये वैल्यूज हमारे पास कंफर्टेबल होती हैं, यानी इजी टू कैलकुलेट। व्हेन सच वैल्यूज आर नॉट इजी टू कैलकुलेट, यानी ये वैल्यूज यदि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो हम डायरेक्ट मेथड की जगह अदर मेथड्स पे जाते हैं जो उन कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू को सिंप्लीफाई करता है। और सिंप्लीफाई करने के बाद कैलकुलेशन यही है, लेकिन उस कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू को सिंप्लीफाई कर देता है। देखिए, अर्थमेटिक मीन का एक फीचर है, या जिसे कहते हैं उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अर्थमेटिक मीन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, जैसे हमने x, पहले मैं सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज की बात करता हूं, मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं पे समझा देता हूं। मेरे पास कितने डेटा थे, कितने वेरिएबल्स थे? 6। और उन 6 वेरिएबल्स का एवरेज क्या निकल के आया था हमारा? 10। ये 6 वेरिएबल का एवरेज क्या आया था? 10। सपोज मैं उन सारे 6 वेरिएबल्स के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, बहुत काम आती है वो वाली, मैं उन सारे वेरिएबल्स के अंदर +5 कर देता हूं। सारे वेरिएबल्स के अंदर +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5। और अब एक नई सीरीज मिल गई मुझे, नया डेटा मिल गया, मैं उसका मीन निकालूंगा, वापस अर्थमेटिक मीन निकालूंगा। नहीं निकालना है, आपका अर्थमेटिक मीन भी +5 हो जाएगा। You are not supposed to calculate. It is the characteristics of arithmetic mean. If any number will be added, if any number will be added to all the number of the series, your mean will be increased by the same number. If any number will be deducted or subtracted out of all the number of the series, then your mean will be exactly subtracted by the same number. If any number, all number will be multiply with any of the number, same number, तो मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यदि आपके सारे नंबर ऑफ द सीरीज को आप किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं, तो आपका मीन भी उस कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके हमारे पास यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड डेटा आ जाता है, हमारे पास कोई बड़ा वैल्यू आ जाता है, तो उस बड़ी वाली वैल्यू को मैं सिंपली कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कैरेक्टरिस्टिक को यूज कर लूंगा। अब कैरेक्टरिस्टिक यूज करके क्या करता हूं, देखता हूं कि सारे नंबर्स के अंदर 10 मिनिमम 2 है, तो मैं, या मिनिमम भी में है, सारे नंबर्स 5 से ऊपर है या सारे नंबर 10 से ऊपर है, मैं कोई भी एक नंबर पिक करता हूं और उस नंबर को सारे नंबर्स में से माइनस कर देता हूं। कोई भी एक नंबर पिक करता हूं और उस नंबर को सारे नंबर्स में से, सारी वैल्यूज में से माइनस कर देता हूं, तो वैल्यू छोटी हो गए। फिर उसका मैं निकाल लूंगा अर्थमेटिक मीन।
डायरेक्ट मेथड यूज करके, समीशन एक्स अपॉन एन। और जब मीन आ जाएगा तो उस मीन में वो जो कॉमन नंबर माइनस किया था ना वो वापस ऐड कर दूंगा। हो गया सिंप्लीफाई। और इस सिंप्लीफाइड तरीके को नया नाम दे दिया हमने, एक और नया मैथड बना दिया। तो बात करेंगे अभी, मैं आपको जो कैरेक्टरिस्टिक बताई वो समझ में आई ना? आप वेरीफाई कर सकते हैं, टोटल करके चेक कर सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक यदि कोई भी नंबर एक ही सेम कॉमन नंबर सारी वैल्यूज में से प्लस होगा तो आपका मीन भी उसी नंबर से प्लस होगा, कॉमन नंबर से माइनस होगा मीन माइनस होगा, कॉमन नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा तो मीन भी डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इंडिविजुअल सीरीज के केस में। अब डिस्क्रीट सीरीज समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज आपके पास इस तरह से वैल्यूज गिवन है, एक सीरीज गिवन है x 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, और इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास 5, 3, 2, 6, 8। कौन सी सीरीज हो गई अभी ये? इट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। ये हो गई हमारी कंटिन्यूस सीरीज, ग्रुप में है ना? तो ग्रुप इंटरवल्स आर गिवन, व्हेन ग्रुप्स आर गिवन इट इज कंटिन्यूस सीरीज। इसमें भी दो ही डेटा है हमारे पास, एक हमारा x है, एक हमारा फ्रीक्वेंसी है, वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी। अब मुझे यहाँ मीन निकालना है, मुझे भी यहाँ भी मीन निकालना है। तो यहाँ कंटिन्यूस सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूला पहले नोट कर लेते हैं। क्या यार फिर मजाक कर रहे हो? यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लिख दिया, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। हाँ सेम फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है, सेम फॉर्मूला है। तो प्रॉब्लम क्या है? चलिए ऊपर देखते हैं। एफ है आपके पास, एक्स है, हाँ एक्स तो है ना, लेकिन एक्स के साथ प्रॉब्लम है। एक्स किस में दिया है? ग्रुप्स में, क्लास इंटरवल में। यहां पे मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए कोई एक नंबर चाहिएगा ना, तो मैं x में क्या लूं? 0 to 10 फर्स्ट ग्रुप का x है, तो 0 लूं, 10 लूं या कोई और नंबर? तो हमें बोला गया कि एक काम करो, आप मिड वैल्यू ले लो, हर ग्रुप की मिड वैल्यू ले लो, सेंटर वैल्यू ऑफ द ग्रुप, अपर वैल्यू, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मिड वैल्यू ले लीजिए। 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 15, 25, 35, 45। करेक्ट, मिड वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि ग्रुप के साथ तो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। अभी ग्रुप के साथ कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम x लेंगे। x कहां से लेंगे? तो अब ये जो मिड वैल्यू आया ये हमारा बन गया x। नाउ यू हैव f एंड x बोथ। आपके पास अब f भी है x भी है, आप निकाल सकते हैं f x, f इंटू एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं f इंटू एक्स, 25, 45, 50, 118, 32, 10, 320 एंड 43, 60। fx का टोटल करते हैं, इट्स 570, 570, 620, 660, 670, 690। और f का टोटल करते हैं, 8 to 10, 18 एंड 6, 24। फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, समीशन एफ एक्स अपॉन एन 690 डिवाइडेड बाय 24, 690 divided by 24, result will be 28.79, 38.79। 38 तो कैसे आएगा?
इट्स 28.7 समथिंग आएगा, 75 या 79 वट एवर। एक मिनट गाइस, मैं अपना कैलकुलेटर ले ही लेता हूँ, आपके पास है? इट्स 28.75। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके विद इट। क्या था ये? कंटिन्यूस सीरीज। परफेक्ट। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ इन तीनों तरह के सीरीज के केस में डायरेक्ट मेथड में किसी भी तरह का कोई डाउट लग रहा है आपको? सिंगल स्क्रीन पे कर दिया है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज सिंपली टोटल ऑफ द डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। डिस्क्रीट सीरीज एफ और एक्स को कर देंगे मल्टीप्लाई, एफ और एक्स कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड किया एफ की टोटल से, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। और कंटिन्यूस सीरीज में x नहीं था तो पहले हमने x निकाला, x निकालने के लिए क्या किया हमने? हमने मिड वैल्यू निकाल लिया ग्रुप का, मिड वैल्यू मतलब अपर एंड लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और फिर उसको f से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये हमारे तीनों मेथड्स, एंड आई थिंक ऑल थ्री आर क्लियर। ओके एवरीवन, इट इज क्लियर ना? किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, शायद गलती से हुआ है, फाइन। अब इसी के अंदर यस, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा, आई विल सेव इट। चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास इसमें दो मेथड और डाल दिए गए, इसमें दो मेथड और डाल दिए गए। बोले सर ये तो डायरेक्ट मेथड है, इट इज यूजफुल, इट इज इजी, एक्चुअली इट इज वेरी मच इजी। लेकिन यदि डेटा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो सर कैलकुलेशन टफ हो जाता है। जैसे अभी तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया था, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन जैसे कंटिन्यूस सीरीज के अंदर था, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया, मिड वैल्यू भी मैनुअली निकाल लिया था, निकल पाया था, इसलिए मल्टीप्लाई भी हमने कर लिया था। लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अरे नहीं है कॉम्प्लिकेटेड बाबा, कैलकुलेटर है ना, फिर ही किस लिए दिया है? कैलकुलेटर पे ये सारा कैलकुलेशन सेकंड्स में कंप्लीट हो सकता है इफ यू आर कंफर्टेबल इन यूजिंग कैलकुलेटर, इफ यू नो हाउ टू यूज कैलकुलेटर परफेक्टली। तो बहुत इजी है कैलकुलेशन करना, कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए, मेमोरी फंक्शंस आर देयर, तो व्हाई वी शुड लर्न अदर मेथड्स। बट ठीक है, कंटेंट दिया हुआ है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड मेथड है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। अब हाँ, सुना हुआ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड जिसे बोलते हैं, दैट इज बेसिकली अज्यूम्ड मीन मेथड। शॉर्टकट मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड है और एक स्टेप मेथड है। अब शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड क्या है समझ लेते हैं, फॉर्मूला अपने आप याद कर लोगे, आपको फॉर्मूला अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या किया। मैं इसी पर्टिकुलर सीरीज की बात करता हूं, सपोज चलो मैं कंटिन्यूस सीरीज से चलता हूं, मेरे पास x की वैल्यूज ज्यादा हैं, मेरे पास समझना, सिर्फ फॉर्मूला मैं अपने आप बता दूंगा शॉर्टकट में। यहां पे मेरे पास x की वैल्यूज ज्यादा हैं, x थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सर, वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हैं, सॉल्व नहीं हो रही, वैल्यूज को छोटा कर देते हैं, वैल्यूज को छोटा कर देते हैं। कैसे छोटा करेंगे सर वैल्यूज को? सर एक नंबर चूज करो और उस नंबर को सारे नंबर्स में से माइनस कर दो। और अभी मैंने बताया मीन के केस में क्या होने वाला है, यदि आप किसी कॉमन नंबर को सभी में से माइनस करते हैं तो एवरेज भी माइनस हो जाता है।
तो मैं अभी सब में से माइनस कर दूंगा, फिर एवरेज निकाल के उसमें वापस ऐड कर दूंगा। तो मैंने एक कॉमन नंबर लेके सब में से माइनस कर दिया, कोई भी एक कॉमन नंबर लेके सब में से माइनस कर दिया। से मैंने 25 यूज किया, तो ये हो गया -20, -10, 0, 10, 20, सब में से माइनस कर दिया। तो वैल्यूज थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि 0, 10, 20 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इजी हो जाता है। सर और इजी कर लेते हैं, और इजी कैसे कर सकते हैं सर? सारे कॉमन लग रहे हैं, सभी को एक कॉमन नंबर से डिवाइड भी कर देते हैं हम, सभी को एक कॉमन नंबर से डिवाइड भी कर देते हैं। पहले हमने क्या किया, x को कन्वर्ट कर दिया माइनस करके, उसको हम बोलते हैं क्या, dx, x माइनस a। ये जो नए नंबर्स आए इसको नाम दे दिया dx, x माइनस a क्या था, a हमने लिया 25, अज्यूम क्या किया 25, और उस अज्यूम नंबर को सभी नंबर्स में से, सभी x में से माइनस कर दिया, तो मेरे पास आया dx, दैट इज नोन एज x माइनस a dx। एक ये शॉर्टकट हो गया, कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई, कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई। ओह गाइस 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, स्क्रीन डिस्प्ले रिज्यूम करना है मुझे, 1 मिनट। सो कैलकुलेशन थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट सर और सिंप्लीफाई कर देते हैं कैलकुलेशन को। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो और सिंप्लीफाई करने के लिए हम उन सारे नंबर्स को, आपके पास नंबर्स होंगे, आप उन सारे नंबर्स को एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज, स्क्रीन को रिज्यूम कर दूं मैं। ओके, तो ये जो इतने भी नंबर्स मेरे पास है, चलिए मैं और सिंप्लीफाई करने से पहले आपको एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपका वो डाउट खत्म हो जाए। अभी हमने क्या किया था, 25 माइनस किया ना सभी में से, तो 25 माइनस करने के बाद इसका एवरेज निकालो, अभी यहीं पे इसका एवरेज निकालो। मैं अब fx की जगह क्या करूंगा, f इंटू dx करेंगे ना, क्योंकि x को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, x को हमने dx में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे फॉर्मूले में f की जगह क्या चला जाएगा, x की जगह dx चला जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, -100, -150, 0, 350, 900, टोटल 1000। पक्का ना, एक मिनट मैंने शायद गलत वैल्यू, हाँ ये होगा -100, सॉरी -30, 0, 60 एंड 160। तो ये 130 माइनस हुआ, आपके पास क्या बचा टोटल 90। कैलकुलेशन फास्ट हुआ ना, वर्बल कैलकुलेशन होने लग गया, फास्ट कैलकुलेशन होने लग गया। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, x बार इज इक्वल टू,